इतिहास में अगर हम देखें तो कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो अपने आप में एक पूरी कहानी होते हैं। और ऐसा ही एक नाम है सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक ऐसा इंसान जिसका सपना था पूरी दुनिया को जीतना, और वो मतलब उस सपने के बहुत करीब पहुंच भी गया था। मैसिडोनिया से लेकर फारस और मिस्र तक उसकी सेना को कोई रोक नहीं पाया था। लेकिन जो बात हमेशा से मुझे सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि आखिर भारत की सीमाओं पर आकर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसने दुनिया जीतने वाले इस योद्धा को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की चर्चा द डिफीट ऑफ अलेक्जेंडर, द रिट्रीट फ्रॉम इंडिया नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है, और ये कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से देखता है। तो चलिए सीधे उस माहौल में चलते हैं। साल है 326 ईसा पूर्व, झेलम नदी का किनारा, और सिकंदर अपनी विशाल, थकी हुई लेकिन अब तक अजय सेना के साथ भारत के दरवाजे पर खड़ा है। तो जब मैं ये लेख पढ़ रहा था, जो बात मुझे सबसे ज्यादा मतलब चौंका गई वो ये थी कि हम सब हमेशा सिकंदर की जीत की बात करते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार राजा पोरस के साथ जो लड़ाई हुई वो असल में एक तरह से उसकी हार की शुरुआत थी। मतलब तकनीकी तौर पर तो वो जीता, हाँ, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसने उसे अंदर तक खोखला कर दिया था। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इतिहास में इसके लिए एक शब्द है पायरिक विक्ट्री, यानी एक ऐसी जीत जिसका नुकसान इतना ज्यादा हो कि वो हार से भी मतलब बदतर लगे। झेलम की लड़ाई, या जिसे बैटल ऑफ हाइडेस्पिस भी कहते हैं, सिकंदर के लिए ठीक वैसी ही थी। इस एक लड़ाई ने उसकी सेना का मनोबल इस कदर तोड़ा कि वो आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सिकंदर तो एक महान रणनीतिकार माना जाता है। उसकी सेना ने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया था। तो फिर पोरस की सेना में ऐसा क्या अलग था? क्या सिकंदर इस चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था? देखिए, तैयारी तो थी, लेकिन शायद उस पैमाने की नहीं जिसकी जरूरत थी। इसका जवाब एक शब्द में है, हाथी। युद्ध हाथी। ऐसा नहीं है कि यूनानियों ने पहले कभी हाथी देखे नहीं थे। फारस की लड़ाइयों में उन्होंने कुछ हाथियों का सामना किया था, लेकिन यहाँ राजा पोरस ने हाथियों को एक संगठित और विनाशकारी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। लेख के विश्लेषण के अनुसार पोरस की सेना में करीब 200 युद्ध हाथी थे, और वो सबसे आगे की पंक्ति में एक चलती फिरती दीवार की तरह खड़े थे। ये यूनानियों के लिए एक दुस्वप्न जैसा था। मैं बस कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मैसिडोनियन सैनिक जो घोड़ों और इंसानों से लड़ने का आदी है, और उसके सामने अचानक पहाड़ जैसे विशाल जानवर आ जाएं। ये सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं रही होगी, ये तो एक साइकोलॉजिकल टेरर रहा होगा। और टैंकों से लड़ने की आदी हो, उसके सामने अचानक कोई ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी आ जाए जिसका उनके पास कोई जवाब ही ना हो। घोड़े, जो सिकंदर की घुड़सवार सेना की सबसे बड़ी ताकत थे, वो हाथियों की गंध और उनकी चिंगार से ही बिधक कर भागने लगे। और उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी व्यू रचना, जिसे फैलैंक्स कहते थे। एक मिनट, फैलैंक्स ये क्या था? ठीक, मतलब हम सबने सुना है, पर ये काम कैसे करता था? हाँ जरूर। तो फैलैंक्स समझिए कि सैनिकों की एक खास बनावट थी। इसमें सैनिक ना बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, और उनके लंबे भाले, जिन्हें सारिसा कहते थे, वो आगे की ओर एक अभेद दीवार बना लेते थे। और ये दीवार अब तक किसी के रोके नहीं रुकी थी, लेकिन हाथियों के सामने ये दीवार बिखरने लगी। हाथी सीधे इस बनावट में घुसकर सैनिकों को अपने पैरों तले कुचल रहे थे, उन्हें अपनी सूंड से उठाकर पटक रहे थे। लेख में तो ये भी बताया गया है कि सिकंदर को बीच लड़ाई में अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उसे अपने सैनिकों को आदेश देना पड़ा कि वो फैलैंक्स को तोड़कर छोटे छोटे समूहों में हाथियों पर हमला करें और उनके महावतों को निशाना बनाए। अच्छा, तो उन्होंने किसी तरह लड़ाई तो जीत ली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस लड़ाई के बाद यूनानी सैनिकों के दिलों में हाथियों का एक खौफ बैठ गया था। हाँ, और यही खौफ उनकी वापसी का पहला और सबसे बड़ा कारण बना। पोरस के साथ लड़ाई ने उन्हें ये दिखा दिया था कि भारत को जीतना कोई आसान काम नहीं होने वाला। ये फारस नहीं था, यहाँ हर मोड़ पर एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक दुश्मन इंतजार कर रहा था। तो सामरिक रूप से सिकंदर जीता, लेकिन उसने अपनी सेना का जो आत्मविश्वास था वो लगभग खो दिया, और यही कीमत आगे बढ़ने के उनके फैसले पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो मतलब पोरस से लड़ाई एक ट्रेलर जैसी थी, और सेना को डर था कि पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। और यहीं से कहानी दूसरे और शायद सबसे निर्णायक कारण की ओर मुड़ती है, आगे बढ़ने का डर। बिल्कुल सही कहा। सैनिकों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी कि अगर पंजाब के एक क्षेत्रीय राजा ने हमारा ये हाल कर दिया है तो आगे क्या होगा। और उनके जासूसों ने जो खबरें लाई वो उनकी बची खुची हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। पोरस तो सिर्फ एक शुरुआत थे, असली शक्ति तो पूर्व में गंगा के मैदानों में इंतजार कर रही थी। मगध का विशाल साम्राज्य। मगध यानी नंद वंश का साम्राज्य। बिल्कुल। लेख में नंद साम्राज्य की सैन्य ताकत का जो ब्यौरा दिया गया है वो वाकई मतलब
हैरान करने वाला है। बिल्कुल, हमारे स्रोत में एक अंदाजा दिया गया है कि उस समय नंद साम्राज्य के पास लगभग 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 से ज्यादा युद्ध हाथी। कुछ स्रोतों में तो हाथियों की संख्या 6,000 तक बताई गई है। 3,000 हाथी? पोरस के पास तो सिर्फ 200 थे और उन्होंने ये हाल कर दिया था। ये आंकड़े सुनकर तो किसी भी सेना के होश उड़ जाएंगे। ये तो सिकंदर की पूरी सेना से 4-5 गुना ज्यादा है। और यही हुआ। अब आप एक आम सैनिक के नजरिए से सोचिए, वो पिछले 8 सालों से अपने घर से हजारों मील दूर है। वो मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस के रेगिस्तानों और पहाड़ों में लड़ते लड़ते शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका है। उसने अभी अभी एक ऐसी भयानक लड़ाई लड़ी है जिसमें उसने अपने साथियों को हाथियों के पैरों तले कुचलते हुए देखा है, और अब उसे बताया जा रहा है कि आगे एक ऐसी सेना इंतजार कर रही है जिसके पास पोरस से 15 गुना ज्यादा हाथी हैं और सैनिक तो 10 गुना ज्यादा। लेख में एक बड़ी सीधी सी बात लिखी है कि सैनिकों को लगा कि अगर पोरस की सेना से लड़ने में ये हाल हुआ है तो मगध की सेना तो उन्हें कच्चा चबा जाएगी। ये कोई मतलब बड़ा चढ़ाकर कहे की बात नहीं लगती। ये उस गहरे खौफ को दिखाती है जो उनके दिलों में बैठ गया था। और इसमें एक और चीज जोड़नी होगी, भारत का मानसून। यूनानी सैनिक उस लगातार होती बारिश, नमी और कीचड़ के आदी नहीं थे। उनकी हिम्मत अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी और आखिरकार ब्यास नदी के तट पर आकर सेना ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। ये इतिहास में पहली बार था कि सिकंदर की सेना ने उसका आदेश मानने से मना कर दिया हो। ये सोचना भी अजीब लगता है। वो सिकंदर जिसके एक इशारे पर लाखों सैनिक मरने मारने को तैयार रहते थे, वो अपनी ही सेना के सामने बेबस खड़ा था। उसने भाषण दिए, उन्हें लालच भी दिया, उन्हें दुनिया जीतने के सपने दिखाए, लेकिन इस बार किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। हाँ, उसका जो करिश्मा था वो पहली बार फीका पड़ गया था। डर और थकान उस महत्वाकांक्षा पर हावी हो गए थे जो पूरी दुनिया को जीतना चाहती थी। ये एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हार थी। और यहीं पर भारत की धरती पर दुनिया को जीतने का सिकंदर का सपना टूट गया। उसका ग्रेट वर्ल्ड टूर वापसी के रास्ते पर मुड़ गया। ये वाकई इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो वापसी के सफर में छुपा है। सिकंदर ने अपनी सेना की बात मान ली, वापसी का फैसला हो गया, लेकिन घर पहुंचना उसकी किस्मत में नहीं था। सही, वापसी का सफर भी कोई आसान नहीं था। उसे सिंधु नदी के रास्ते वापस जाना पड़ा और वहां उसे स्थानीय कबीलों से भयंकर लड़ाइयां लड़नी पड़ी। इन्हीं में से एक लड़ाई में वो बुरी तरह घायल भी हुआ था, लेकिन आखिरकार वो अपनी बची खुची सेना के साथ बेबीलोन यानी आज के इराक में पहुंच गया और यहीं 323 ईसा पूर्व में सिर्फ 32 साल की उम्र में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और यहीं पर हमारा स्रोत वो सवाल उठाता है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। क्या ये सिर्फ एक बीमारी थी या एक सोची समझी साजिश? क्या उसे जहर दिया गया था? ये एक सवाल पूरी कहानी का रुख बदल देता है। बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर तो यही कहा जाता है कि उसकी मौत मलेरिया या टाइफाइड जैसी किसी बीमारी से हुई, लेकिन लेख में उन परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया है जो इसे बहुत संदिग्ध बनाती हैं। आप सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो दर्जनों लड़ाइयों में बड़े बड़े घावों से बच गया, वो अचानक 10-12 दिन के बुखार के बाद मर जाए। ये बात कई लोगों के गले नहीं उतरी, ना तब और ना ही आज। तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे तर्क क्या दिए जाते हैं? आखिर कौन उसे मारना चाहेगा? इसके पीछे कई संभावित कारण और किरदार हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण था महत्वाकांक्षा। सिकंदर के कई शक्तिशाली सेनापति, जिन्हें डायडॉकी कहा जाता है, वो उसके विशाल साम्राज्य पर नजर गड़ाए बैठे थे। उन्हें पता था कि सिकंदर के बाद ये साम्राज्य टुकड़ों में बंट जाएगा और वो सब अपने अपने हिस्से के राजा बन सकते हैं। मतलब ये अपनों की ही साजिश हो सकती है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। लेख में एक और वजह बताई गई है, नाराजगी। सिकंदर धीरे धीरे पूर्वी, खासकर फारसी रीति रिवाजों को अपना रहा था। वो खुद को देवता कहलवाना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसके सामने फारसी अंदाज में झुककर सलाम करें। ये बातें उसके पुराने मैसेडोनियन सेनापतियों को पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि सिकंदर अपनी जड़ें भूल रहा है और एक तानाशाह बनता जा रहा है। तो क्या किसी खास व्यक्ति पर शक किया जाता है? हाँ, सबसे बड़ा शक मैसेडोनिया में सिकंदर के प्रतिनिधि एंटीपेटर और उसके बेटे किसैंडर पर जाता है। सिकंदर और एंटीपेटर के रिश्ते में खटास आ चुकी थी और सिकंदर उसे पद से हटाने की सोच रहा था। कई इतिहासकारों का मानना है कि एंटीपेटर ने ही अपने बेटे के हाथों सिकंदर को एक धीमा जहर भिजवाया था। हालांकि ये भी सच है कि इसका कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। यह बस परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधारित एक थ्योरी है।
लेकिन ये थ्योरी इतनी मजबूत है कि इसे नकारा भी नहीं जा सकता। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमारे स्रोत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परतें खोलते हैं। सिकंदर का भारत से वापस लौटना किसी एक राजा से हारने की वजह से नहीं था। इसके पीछे कई बड़े कारण थे। राजा पोरस के साथ हुआ वो विनाशकारी युद्ध हाथियों का वो खौफ जो यूनानी सेना के दिलों में घर कर गया, और सबसे बढ़कर आगे इंतजार कर रहे विशाल मगध साम्राज्य का डर। इन सब ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े विजेता को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर हम एक पल के लिए सोचें कि सिकंदर की सेना का डर टूट जाता और वो आगे बढ़ने का फैसला कर लेते, अगर वो मगध साम्राज्य से टकराते, तो दुनिया का इतिहास आज कैसा होता? क्या यूनानी संस्कृति भारत में और गहराई तक फैलती, या फिर मगध की विशाल सेना सिकंदर के विजय रथ को हमेशा के लिए रोक देती? ये एक ऐसा व्हाट इफ है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। और अंत में वो रहस्य जो हमारे स्रोत ने उठाया है, सिकंदर की रहस्यमयी मौत, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। स्रोत हमें जहर की संभावना पर सोचने के लिए छोड़ता है और ये हमें गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। ये इस बात पर सवाल उठाता है कि जब सत्ता, महत्वाकांक्षा और थकान अपने चरम पर हो, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी शायद अपनों के बीच ही सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाता है।